हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे प्रीलिम्स स्पेशल फैक्ट को आप लोग कंटिन्यू देखें और आप देखें कि इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। कमेंट भी किया करिए। थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, कई लोगों ने इसमें कंप्लेन भी किया मैम ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अब ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू अभी इकोनॉमी के जा रहे हैं और हिस्ट्री का भी अब लगातार कंटेंट जाएगा। तो ये प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं 10-11 पेज के, वो सब आपके लिए लेकर के हम आ रहे हैं। तो ये वाला जो हमारा फैक्ट है, ये लोक वित्त मतलब बजट से ही रिलेटेड है पूरा, राजकोषीय नीति और बजट, इससे संबंधित कुछ बेहद महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में। और जितने भी प्रीलिम्स आगे होने हैं उनके लिए अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ध्यान में रख करके ये कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के बजट चैप्टर से या राजकोषीय नीति से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? पहला फैक्ट हमारा राजकोषीय नीति से है। पूछा गया है कि जो भारत की राजकोषीय नीति है इसका निर्माण कौन करता है? राजकोषीय नीति के बारे में हमने पिछले वाले एपिसोड में आपको बताया था कि राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति ये दो ऐसी नीतियां हैं जिनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह, मनी फ्लो या मनी सर्कुलेशन को बैलेंस या संतुलित रखा जाता है। तो इनमें से जो ये राजकोषीय नीति है इसका संबंध किससे है? सरकार से। मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई बैंकों की जो गतिविधियां हैं उनको मैनेज करती है, नियंत्रित करती है, और राजकोषीय नीति के द्वारा हमारा जो वित्त मंत्रालय है वह देश की राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। तो जितने भी यहाँ पॉइंट दिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, योजना आयोग और वित्त मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, अगर हम इनको इन शॉर्ट में देखें तो ये हो गया आपका आरबीआई हो गया, ठीक है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन हो गया, वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी हो गया। तो अगर हम देखें तो सबके काम अलग अलग हैं। सेबी क्या करता है? सेबी भारत के शेयर बाजार का प्रबंधन करता है। आरबीआई भारत के जो वित्तीय प्रबंधन है या जो मुद्रा बाजार है उसका प्रबंधन करता है या बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है। और प्लानिंग कमीशन जो है ये पहले था अब नहीं है। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के स्थान पर जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो काम पहले योजना आयोग करता था वही काम अब नीति आयोग करता है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये वर्तमान में भारत की आर्थिक नियोजन या आर्थिक योजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य करता है, अब योजना आयोग नहीं है। तो इस फैक्ट में जो कि राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है वो संस्था कौन है? वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय बजट के माध्यम से हर साल यह कार्य करता है। किस अर्थशास्त्री ने वर्ष 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय को उपयोग किया था? और वो अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर कीन्स। इस पर थोड़ा सा हम विस्तार आपको बताएंगे क्योंकि 1929 की यह जो घटना है इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया। तो 1929-30 में क्या हुआ था? महामंदी आई थी, महामंदी आई थी। और मंदी का यह आरंभ कहां से हुआ था? अमेरिकी शेयर बाजार से हुआ था। अमेरिकी शेयर बाजार में जो भारी गिरावट आई थी उसी से पूरी दुनिया में धीरे धीरे मंदी का प्रभाव बढ़ता गया। और इसी मंदी को नियंत्रित करने के लिए प्रोफेसर कीन्स जो कि अर्थशास्त्री से, प्रोफेसर कीन्स ने जो सुझाव दिया और इनके सुझाव के आधार पर तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिनका नाम था रूजवेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इसी सुझाव को ध्यान में रख करके न्यू डील योजना चलाई और इस न्यू डील योजना के द्वारा मंदी से अमेरिका को बाहर निकाला।
इस न्यू डील योजना में सरकारी व्यय को बढ़ाया गया था। सबसे मेन जो थीम थी इस न्यू डील योजना की वह क्या था, इसमें लोक व्यय में वृद्धि की गई। लोक व्यय में वृद्धि की गई। लोक व्यय में वृद्धि का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि सरकार ने ज्यादा खर्च किया, और यह खर्च कहाँ किया, यह खर्च सरकार ने किया जनता पर, क्योंकि उस समय जनता की जेब में पैसे नहीं थे। मंदी का मतलब ही होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें लोगों की क्रय क्षमता समाप्त हो जाती है और लोगों की जेब में पैसा नहीं होता जिससे कि वो बाजार से सामान खरीद सकें, और उसकी वजह से वस्तुओं की बिक्री नहीं होती और जो उत्पादन है उसका स्तर ज्यादा हो जाता है और मांग का स्तर कम हो जाता है, जिससे कीमतें इतनी ज्यादा डाउन हो जाती हैं कि उत्पादक वर्ग घाटे में चला जाता है और वह अपनी फैक्ट्रियां और कारखाने बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी और जो तालाबंदी जैसी समस्याएं आती हैं। तो इसी प्रकार की समस्या अमेरिका में बुरी तरह से फैल चुकी थी, और इसको कंट्रोल करने के लिए कीन्स ने सरकार को जो सुझाव दिया था वह क्या था, लोक व्यय में वृद्धि। और लोक व्यय में वृद्धि करने की जो नीति है वो किसके अंतर्गत आती है, यह राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। हमने आपको बताया था कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जब डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको दो प्रकार की नीति या दो प्रकार के उपायों से सही किया जाता है। पहला उपाय है इनमें मौद्रिक उपाय और दूसरा है राजकोषीय उपाय या राजकोषीय नीति। मौद्रिक उपाय किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का आरबीआई है वैसे ही अमेरिका का फेडरल बैंक है, तो उसके द्वारा मौद्रिक उपाय किए जाते हैं। लेकिन राजकोषीय नीति या राजकोषीय उपाय कौन करता है, वहां की सरकार या वित्त मंत्रालय करती है। तो अमेरिका की सरकार ने राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही क्या किया, लोक व्यय में वृद्धि की, और इस लोक व्यय में वृद्धि के द्वारा जो लोग थे, वहां के जो जनता थी, उसकी क्रय क्षमता में वृद्धि कर दी, परचेजिंग पावर में वृद्धि कर दी। जब लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है तो क्या होता है, जब लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती है तो क्रय क्षमता बढ़ने का मतलब है कि लोगों की जेब में पैसा आता है। जब क्रय क्षमता बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, वस्तुओं को खरीद पाएंगे, यानी कि वस्तु की मांग बढ़ती है। और जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो थोड़ी सी जो कीमत डाउन हो गई थी वो भी ठीक हो जाती है। मांग बढ़ने से कीमत बढ़ती है और कीमत बढ़ने से जो उत्पादक हैं उसके लाभ बढ़ते हैं, और जब लाभ बढ़ते हैं तो वह और नया निवेश करते हैं, और जब निवेश बढ़ता है तो क्या होता है, रोजगार बढ़ता है, और जब रोजगार बढ़ता है तो ग्राहक की क्रय क्षमता भी बढ़ती है। और इस चक्र में जब अर्थव्यवस्था आती है तो फिर ये क्या हो जाता है, तेजी का चक्र हो जाता है, मंदी दूर हो जाती है। तो अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए और वृद्धि के इस चक्र में वापस लाने के लिए अमेरिकी सरकार ने क्या किया था, राजकोषीय नीति का सहारा लिया था। और इस राजकोषीय नीति में राजकोषीय नीति का सुझाव किसने दिया था, प्रोफेसर कीन्स ने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कीन्स के इस सुझाव के द्वारा अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश ने भी कल्याणकारी योजनाओं में या लोक व्यय में खर्च करके पूरी दुनिया के सामने विकास का एक नया मॉडल रखा, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सब लोग समझ लीजिए, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है ये भी कीन्स ने ही दिया था 1929 की मंदी को दूर करने के लिए। और इसी मिश्रित अर्थव्यवस्था के कॉन्सेप्ट को भारत सरकार ने अपनाया हुआ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और निजी, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों प्रकार के उद्योग होते हैं, और ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही उद्योगपति की भूमिका में दिखाई पड़ते हैं। तो ये 1929 की जो मंदी थी उसके उपरांत अमेरिका में जो एक नया प्रयोग किया गया, जिससे कि पूरी दुनिया ने एक नया मॉडल यहां पर सीखा। तो किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति के उपाय को उपयोग किया था, तो वो प्रोफेसर कीन्स थे, और इससे मंदी दूर भी हुई थी। पूर्ण रोजगार मूल्य स्थिरता, अगला फैक्ट है हमारा पूर्ण रोजगार मूल्य स्थिरता, अंतरजातीय अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, इनमें से कौन सा भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। बहुत बढ़िया फैक्ट है, ये पूछा गया है कि ये जो तमाम चीजें हैं, जैसे कि पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन और
धन एवं आय का न्यायोचित वितरण, इनमें से कौन सा एक भारत सरकार की राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? कोई भी देश जब राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है या मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है, और सामान्य उद्देश्य ये है कि राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना चाहती है, सरकार कीमतों को स्थिर रखना चाहती है, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन करना चाहती है और धन तथा आय का न्यायोचित वितरण करना चाहती है। लेकिन इसमें ब्याज दरों का निर्धारण करना शामिल नहीं है, क्योंकि ब्याज दरों को संतुलित करना ये राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है, बल्कि ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। अगला हमारा जो फैक्ट है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। उत्पादन नीति, कर नीति, विदेश नीति और ब्याज दर नीति, इनमें से कौन सा राजकोषीय नीति का भाग है? ठीक है, तो इनमें जो कर नीति है ये वास्तव में राजकोषीय नीति का भाग है। ब्याज दर नीति किसके अंतर्गत आता है? ये मौद्रिक नीति में आता है। विदेश नीति ना तो मौद्रिक नीति में आती है और ना ही राजकोषीय नीति में आती है, क्योंकि विदेश नीति का संबंध विदेश मंत्रालय से होता है और ये वित्तीय संदर्भ में नहीं होती, ये राजनीतिक संदर्भ में देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का निर्धारण करती है। विदेश नीति, किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि आईआर के अंतर्गत आती है, न कि मौद्रिक या राजकोषीय नीति। कर नीति, बिल्कुल कर नीति तो सीधे सीधे राजकोषीय नीति का भाग है, क्योंकि करों में कमी और वृद्धि के द्वारा सरकार अर्थव्यवस्था को संतुलित करने का प्रयास करती है और कर जो है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं या सरकार के अंतर्गत आते हैं। इनका बैंकों से या आरबीआई से कोई लेना देना नहीं है। उत्पादन नीति का संबंध किससे है? उत्पादन नीति का संबंध भी उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय से है। इसका राजस्व, इसका राजकोषीय नीति से कोई संबंध नहीं है। तो कुल मिलाकर के टैक्स जो होते हैं ये किसी देश की राजस्व नीति के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यहाँ पर हम राजकोषीय नीति को थोड़ा सा और विस्तार से बताना चाहें तो मुख्य रूप से किसी देश की राजकोषीय नीति में दो चीजें आती हैं। राजकोषीय नीति में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? कर आते हैं और दूसरे आते हैं सब्सिडी। ठीक है, सब्सिडी भी इसी में आती है, यानी कि सरकार करों के माध्यम से और सब्सिडी के माध्यम से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह बैलेंस करने का प्रयास करती है तो ये दोनों ही उस देश की राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का कोई उदाहरण जैसे अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जैसे इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स यानी कि आय कर, और अप्रत्यक्ष कर में क्या आ जाएगा? जीएसटी आ जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो ये जो इनकम टैक्स है ये प्रत्यक्ष कर क्यों है और जीएसटी अप्रत्यक्ष कर क्यों है, इसको समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिन्हें वही व्यक्ति भुगतान करता है जिन पर वो लगाए जाते हैं। जैसे इनकम टैक्स अगर मेरे ऊपर लगाया गया है तो मुझे ही पे करना पड़ेगा, हम इसे किसी और पर शिफ्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये नॉन शिफ्टेड होते हैं, जिस पर लगाए गए हैं वही इनका पेमेंट करेगा। लेकिन अप्रत्यक्ष कर लगाए तो जाते हैं व्यापारी पर, लेकिन व्यापारी इनकी कीमतों को वस्तुओं के मूल्य में जोड़ करके ग्राहक पर इनका भार डाल देता है, ये शिफ्टेड होते हैं। जैसे जीएसटी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का है और सरकार ने 10 रुपए का जीएसटी लगाया है, तो ये 10 रुपए का जीएसटी किस पर लगाया है? व्यापारी पर लगाया है, ना कि ग्राहक पर। क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर है तो व्यापारी क्या करेगा? इस 100 रुपए का 10% यानी कि +10 110 रुपए का बेचेगा और इस 110 रुपए में से 100 रुपए जाएंगे इस व्यापारी की जेब में और 10 रुपए जाएंगे जीएसटी के रूप में सरकार, यानी कि ये 10 रुपए टैक्स के रूप में व्यापारी ग्राहक से लेगा और सरकार के पास जमा करेगा, लेकिन इनकम टैक्स जो लगेगा वो सीधे इसी को देना पड़ेगा। तो ये प्रत्यक्ष कर है और ये अप्रत्यक्ष कर है। सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब होता है सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता। जैसे
अगर कोई सामान 100 रुपए का बिक रहा है और यह अति आवश्यक है, तो सरकार को यह लगता है कि गरीब आदमी इसको नहीं खरीद पाएगा, तो सरकार इस पर 10% की सब्सिडी देगी। 10% की सब्सिडी देगी तो आम आदमी के लिए इसकी कीमतें कितनी हो जाएंगी? 90 रुपए। और ये 10 रुपए कौन दे रहा है? ये सरकार अपने पास से सब्सिडी दे रही है। तो सब्सिडी में सामान सस्ता कर दिया जाता है और टैक्स से सामान महंगा हो जाता है। इस प्रकार से सरकार अर्थव्यवस्था में कीमतों को बैलेंस करती है। इस प्रकार से सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को बैलेंस करती है। तो ये टैक्स और सब्सिडी के द्वारा सरकार जो भी कर रही है, यह देश की राजकोषीय नीति का एक भाग माना जाता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय एवं वित्त आयोग, इनमें से कौन है? पूछा जा रहा है कि सरकार जो खर्च करती है, सरकार किसके माध्यम से खर्च करती है? बजट के माध्यम से। तो सरकार जो खर्च करती है, सरकार के इस खर्च को कौन कंट्रोल करता है? इनमें से वो कौन सा अधिकारी है जो सरकार के खर्च को कंट्रोल करता है? तो इनमें आरबीआई, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग। सही उत्तर है वित्त मंत्रालय, यानी कि जो वित्त मंत्रालय है ये सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी या अधिकार रखता है। तो सरकारी व्यय पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सरकारी व्यय या लोक वित्त एक ही बात है, चाहे उसको सरकारी व्यय कहें या लोक व्यय कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। लोक व्यय के अंतर्गत सरकार क्या करती है? हर साल बजट बनाती है और इस बजट के अंतर्गत सरकार पूरा हिसाब किताब देती है कि कुल कितना खर्च किया, कुल कितना इनकम हुई, या आने वाले वर्ष के लिए संभावित आय और व्यय के क्या अनुमान है। ये सारी चीजें हमारी बजट कहलाती हैं। इस बजट के माध्यम से ही जनता को पता चलता है कि सरकार कहाँ कितना खर्च कर रही है और कहाँ से कितनी कमाई सरकार की हो रही है। सरकार द्वारा जब अपने खर्च के पूरे विवरण तैयार कर दिए जाते हैं और उन्हें संसद में रखा जाता है तो उन पर बहस होती है और उसके बाद फिर जो पूरा संसद की कार्यवाही है वो 5 चरणों में संपन्न होती है और बजट पारित हो जाता है। तो इन्हीं में सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय या खर्चे पर चर्चा होती है, बहस होती है और इनमें जो वित्त मंत्रालय होता है, वास्तव में जब बजट का निर्माण हो रहा होता है, जब बजट का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद जब उसे संसद में पेश कर दिया जाता है तो संसद में तो बहस होती है और संसद में बहुत सारे प्रावधान हैं जिस पर सरकार पर दबाव बनाया जाता है, लेकिन लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले ही बजट के जो तमाम मुद्दे हैं जो विभागों द्वारा भर करके भेजे गए हैं, वित्त मंत्रालय उसमें काट छांट करता है और वित्त मंत्रालय यह देखता है कि जो विभिन्न विभाग हैं उनके द्वारा खर्च के लिए जो पैसे मांगे जा रहे हैं उसमें कितनी कटौती करना संभव है। तो वित्त मंत्रालय इस बजट को अंतिम रूप देता है, काट छांट करता है और उसके बाद ही इसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि संसद से पहले ही वित्त मंत्रालय द्वारा इस बजट में काट छांट के द्वारा इसके व्यय को नियंत्रित किया जाता है। तो लोक व्यय को नियंत्रित करने में जब बजट का निर्माण हो रहा होता है, जब बजट का निर्माण होता है, बजट का निर्माण कहाँ होता है? संसद से बाहर, और संसद के अंदर क्या होता है? बजट पारित होता है। तो इस बजट निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो विभिन्न विभाग हैं, इन विभिन्न विभागों द्वारा जो व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, जो व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं, किसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा। वित्त मंत्रालय को सभी विभागों ने बताया कि उन्हें खर्च करने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो विभागों द्वारा व्यय के जो अनुमान वित्त मंत्रालय के पास रखे गए हैं, वित्त मंत्रालय उनमें क्या करता है? काट छांट करता है। वित्त मंत्रालय इन अनुमानों में काट छांट करता है और काट छांट करने के बाद उसे अंतिम रूप देता है। तो इसीलिए यहाँ पर उत्तर क्या आया है कि वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय या लोक व्यय को नियंत्रित करने का कार्य करता है। लेकिन लोक व्यय को नियंत्रित करने के लिए वास्तव में एक और संस्था है जिसका नाम है CAG। CAG क्या है? CAG को लोक वित्त का या भारत की संचित निधि का रखवाला भी कहा जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, क्योंकि यह एक संवैधानिक संस्था है और यह निष्पक्ष तरीके से सरकार द्वारा किए गए व्यय की जांच करता है और अगर अनियमितता पाई गई तो इसके संबंध में इसकी रिपोर्ट संसद में रखी जाती है और इन्हीं से पता चलता है कि सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रही, लेकिन
लेकिन यहाँ पर वित्त मंत्रालय है, क्योंकि ऑप्शन में ये नहीं है। अगर ऑप्शन में सीएजी होता तो उत्तर सीएजी ही होता, लेकिन अगर सीएजी नहीं है तो वित्त मंत्रालय इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वित्त मंत्रालय भी लोक व्यय की जांच करता है। ठीक है, तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी आरबीआई, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग, इनमें से कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। वित्त आयोग क्या करता है? देखिए, वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है और अनुच्छेद 280 में ये प्रावधान किया गया है कि हर एक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। वित्त आयोग का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो क्या होगा? केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका यही होता है कि ऐसे टैक्स जो केंद्र सरकार द्वारा वसूले जाते हैं और उनका एक हिस्सा राज्यों को भी दिया जाता है हमारे संविधान के अनुसार, उसमें राज्यों की हिस्सेदारी कितनी हो यह सुझाव सरकार को वित्त आयोग देता है। लेकिन वित्त आयोग को सीधे बजट में व्यय में कमी या वृद्धि करने का अधिकार नहीं होता। अगला हमारा फैक्ट है कराधान उपादान। उपादान का मतलब यहां पर सब्सिडी से है। ठीक है, कराधान उपादान समष्टि आर्थिक नीतियां। समष्टि का मतलब क्या होता है? समष्टि का मतलब होता है मैक्रो। अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हिंदी में मैक्रो को समष्टि कहते हैं और माइक्रो को व्यष्टि कहते हैं। तो यहाँ कराधान उपादान समष्टि आर्थिक नीतियां और अनुदान में से, अनुदान मतलब ग्रांट में से किसके द्वारा सरकार निजी क्षेत्र व्यय को प्रभावित कर सकती है? पूछा गया है कि ये जो तमाम पॉइंट दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा सरकार प्राइवेट सेक्टर के व्यय को, खर्चे को प्रभावित कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के खर्चे को सरकार प्रभावित करना चाहे, मतलब प्राइवेट सेक्टर कम खर्चा कर रहा है या ज्यादा खर्चा कर रहा है, उसको अगर सरकार नियंत्रित करना चाहती है तो सरकार टैक्स का सहारा लेती है, सरकार सब्सिडी का सहारा लेती है और सरकार अनुदानों का सहारा लेती है। अगर सरकार को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बहुत खर्च कर रहा है, इसको कम खर्च करना चाहिए, तो सरकार उस पर टैक्स बढ़ा देगी। अगर सरकार को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर घाटे में जा रहा है तो सरकार उसको सब्सिडी दे दी, और अगर प्राइवेट सेक्टर को सरकार वित्तीय सहायता अलग से देना चाहता है तो उसको ग्रांट या अनुदान दे दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के सरकार द्वारा टैक्स, सब्सिडी और अनुदान के द्वारा प्राइवेट सेक्टर द्वारा किए जाने वाले व्यय को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला हमारा फैक्ट जो है, बजट सरकार की मौद्रिक नीति, सरकार की वाणिज्य नीति, सरकार की राजकोषीय नीति और सरकार की मुद्रा बचत नीति, इनमें से किसका एक लेख पत्र है? तो अभी हमने बताया कि बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र होता है। बजट का मौद्रिक नीति से कोई संबंध नहीं, क्योंकि मौद्रिक नीति बैंक से संबंधित है। ठीक है, सरकार की वाणिज्य नीति से इसका कोई संबंध नहीं, क्योंकि वाणिज्य नीति क्या करती है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय क्या करता है? औद्योगिक नीति का निर्धारण करता है। ठीक है, ये औद्योगिक नीति का निर्धारण या कंट्रोल करता है। राजकोषीय नीति जो है यह बजट बनाती है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही बजट बनता है, या हम ये कहें कि बजट सरकार की राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग होता है। और सरकार की मुद्रा बचत नीति, ये मुद्रा बचत नीति जो है वास्तव में बचत नीति भी राजकोषीय नीति का ही एक भाग है, लेकिन बचत बजट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो इसको अलग से हम नहीं रखेंगे, क्योंकि बजट में सब कुछ आ जाता है। तो सरकार की राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण भाग बजट होता है। बजट क्या है, अगर हम थोड़ा सा डिटेल जानना चाहें तो एक वर्ष में सरकार की कुल आय और कुल व्यय का जो हिसाब किताब है वो बजट है। जैसे जब हम बहुत ही सिंपल में बजट बताना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि एक वित्त वर्ष में सरकार की कुल आय और कुल व्यय, इसका जो हिसाब किताब है वो देश का बजट कहलाता है। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन हो गई, कुल आय और कुल व्यय। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएं तो हम कह सकते हैं कि इस बजट में सरकार 3 वित्त वर्षों के आय व्यय के आंकड़े देती है। 3 वित्त वर्ष कौन कौन से होते हैं? गत वर्ष जो बीत गया, चालू वर्ष जो चल रहा है,
ठीक है, और आगामी वर्ष जो आने वाला है। बजट इन 3 वित्त वर्षों के आय व्यय का एक व्यापक दस्तावेज होता है। गत वर्ष के हिसाब से हम देखें, जैसे अगर हम वर्तमान जो वर्ष चल रहा है इसको ध्यान में रखें, इस समय दिसंबर 2023 है और 1 जनवरी से जनवरी 2024 आ जाएगा। तो लेकिन बजट का वर्ष ये नहीं है, जनवरी से दिसंबर नहीं है। बजट के लिए जिस वर्ष का या वित्त वर्ष का प्रयोग किया जाता है वो हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल से और समाप्त हो जाता है 31 मार्च को। तो उस हिसाब से हम देखें तो हमारा चालू वित्त वर्ष क्या है, सबसे पहले चालू वित्त वर्ष मेंशन कर देंगे। चालू वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ था और 31 मार्च 2024 को समाप्त हो जाएगा। तो हमारा चालू वर्ष क्या हो गया बजट के हिसाब से 2023-24, ये हमारा चालू वर्ष हो गया। जब ये चालू है तो जो बीत गया वो क्या था, तो वो 1 वर्ष पहले शुरू हुआ होगा और 23 में खत्म हुआ होगा, तो उसको हम कहेंगे 2022-23। जो बीत गया वो कौन सा वित्त वर्ष था 22-23, जो चल रहा है वो 23-24, और जो आने वाला है वो कब आएगा 31 मार्च के बाद अगला दिन कौन सा आएगा 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा, तो 2024 से 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और समाप्त कब होगा 31 मार्च 2025 को। तो क्या हो जाएगा 2025, यानी कि आगामी वित्त वर्ष हमारा 2024-25 हो जाएगा। अब बजट में क्या होता है, बजट सदैव चालू वर्ष में बनाया जाता है, आगामी वर्ष के लिए बनाया जाता है और गत वर्ष के आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है। यानी कि बजट बनाते समय सरकार पिछले वर्ष किए जाने वाले आय और व्यय को आधार बनाती है और आगामी वर्ष के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं, और बजट हमेशा ही चालू वर्ष में बनता है। तो सरकार इसमें जो आंकड़े प्रस्तुत करती है बजट के माध्यम से वो क्या होते हैं, गत वर्ष में किए जाने वाले वास्तविक आय व्यय, चालू वर्ष के अनुमान एवं संशोधित आंकड़े और आगामी वर्ष के अनुमानित आंकड़े। इन 3 वित्त वर्षों के आय व्यय के व्यापक आंकड़े जो हैं बजट में पेश किए जाते हैं। एक महत्वपूर्ण बात बहुत ज्यादा कि जो बच्चे प्रीलिम्स देने जा रहे हैं 2024 का, वे जब बजट को पढ़ेंगे, क्योंकि उस समय बजट आ चुका होगा और आपसे बहुत सारे प्रश्न बजट से पूछे जाएंगे जो करंट इकोनॉमी के पार्ट होते हैं। तो ये जो 3 वर्ष के आंकड़े आपके सामने होंगे, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे गत वर्ष के आंकड़े, यानी कि 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या हो चुका है ये आपको जानना है, और ये आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगे। इन्हीं को हम बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे। इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न बजट से इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब आप करंट आपके सामने आए बजट का तो मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए वापस चलते हैं अपने फैक्ट पर। तो यहां पर जो प्रश्न था, जो पॉइंट था हमारा कि बजट जो है सरकार की मौद्रिक नीति, वाणिज्य नीति, सरकार की राजकोषीय नीति और सरकार की मुद्रा बचत नीति, इनमें से किसका लेख पत्र है। तो अब हम समझ गए हैं कि सरकार जो है, सरकार की ये बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र होता है। अगला फैक्ट है हमारा, भारत में बजट का राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है। तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे जब बजट बनने की शुरुआत होती है तो वित्त मंत्रालय द्वारा जितने भी विभाग हैं उन सबको एक प्रपत्र भेजा जाता है, क्योंकि बजट किसके लिए बन रहा है, विभागों के लिए ही बन रहा है ना। जैसे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग या जो अलग अलग रेलवे हैं, सभी विभाग जो है अपने 3 वर्षों के आंकड़े इन प्रपत्र में भर करके वित्त मंत्रालय के पास भेज देते हैं। फिर वित्त मंत्रालय क्या करता है, इसको काट छाट करके अंतिम रूप देता है और उसके बाद ये संसद में, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां 5 चरणों में ये पास होता है, फिर बजट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो बजट का राजस्व अनुमान है, यानी कि आगामी वर्ष के लिए जो संभावित आय व्यय के आंकड़े हैं, जो अंतिम रूप इन्हें कौन देता है, वित्त मंत्रालय देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और जर्मनी, इनमें से किस देश में शून्य आधारित बजट सबसे पहले लागू किया गया था।
देखिए बजट के कई प्रकार होते हैं, या हम ये कहें कि बजट के कई स्वरूप होते हैं। स्वरूप से मतलब क्या है, टेक्निक। जैसे ट्रेडिशनल बजट या परंपरागत बजट, जैसे निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट, जैसे जीरो बेस्ड बजट या शून्य बजट, या इसके अलावा जेंडर बजट भी होता है, और इसके अलावा आउटकम बजट भी होता है। ये बजट के सारे भाग हैं, जब बजट डिटेल्स में आप पढ़ेंगे तो इसको जानेंगे। तो यहां पूछा गया है कि ये जो शून्य आधारित बजट है, जिसे हम जीरो बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं, ZBB भी कहते हैं, ये सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये है क्या? ये जो ZBB है या शून्य आधारित बजट है, ये वास्तव में क्या है? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस शून्य आधारित बजट या ZBB को एक और नाम से जाना जाता है, ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम बजट की सूर्यास्त प्रणाली भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी जाता है। इसको बजट की सूर्यास्त प्रणाली क्यों कहते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी हम अभी जानेंगे। बजट की सूर्यास्त प्रणाली या सनसेट सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि बजट में 3 वित्त वर्षों के आंकड़े होते हैं। तो जो बजट बनाया जाता है तो गत वर्ष के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। ये कौन सा? ये गत वर्ष के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में ये किसमें किया जाता है? ये मुख्य रूप से परंपरागत या ट्रेडिशनल बजट में किया जाता है। लेकिन ये जो ZBB है, ये क्या कहता है? ZBB ये कहता है कि जब सरकार बजट बनाती है तो वह पिछले आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखती, या पिछली सारी योजनाओं को शून्य कर दिया जाता है, और हर साल सरकार नया बजट बनाती है। पुरानी किसी भी योजना के लिए पुनः नए साल में धन आवंटन नहीं किया जाता। यानी कि जब पिछले वर्ष किए जाने वाले समस्त आय व्यय को शून्य मानकर प्रति वर्ष नए वर्ष के लिए बिल्कुल नया बजट या नई योजना बनाई जाती है, तो ऐसे बजट को हम शून्य बजट कहते हैं। इसे शून्य इसलिए कहते हैं क्योंकि 31 मार्च समाप्त होते ही पिछली सारी योजनाओं को भी समाप्त घोषित कर दिया जाता है। और इसे हम सूर्यास्त इसलिए कहते हैं क्योंकि 31 मार्च यानी कि वित्त वर्ष के अंतिम दिन का सूर्य अस्त होते ही पिछली सारी योजनाओं को भी समाप्त घोषित कर दिया जाता है, और पुनः नए वर्ष का बजट बनाने के लिए पुरानी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। अगर उनको दोबारा लागू करने की आवश्यकता है तो उस प्लानिंग को दोबारा बनाया जाता है। पुरानी किसी भी योजना को नए बजट में लागू नहीं किया जाता, और ना ही पुरानी किसी अधूरी योजना के लिए इसमें नया बजट के लिए पैसा दिया जाता है। तो क्योंकि इसमें शून्य बेस है, जीरो आधार है, पिछले वर्ष के आय व्यय को आधार नहीं बनाया गया है, तो क्योंकि इसमें बिना किसी आधार के पिछले वर्ष के बजट बनाया जा रहा है, इसीलिए इसको ZBB या शून्य बजट कहते हैं। और सबसे पहले यह प्रयोग किसने किया? अमेरिका में किया। किसकी सिफारिश पर? हूबर आयोग। अमेरिका में प्रशासनिक सुधार के लिए एक हूबर आयोग का गठन किया गया था, और इस हूबर आयोग ने सरकार को, अमेरिकी सरकार को सुझाव दिया कि प्रशासनिक जो सुधार है या प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, बजट में होने वाले घाटे को रोकने के लिए सरकार को ZBB लागू करना चाहिए। क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि पिछले साल जो योजना लागू की गई थी उस पर कितना पैसा खर्च किया गया, और आगामी वर्ष के लिए जो योजना लागू की जा रही है उस पर कितना पैसा खर्च किया जाना है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें योजनाओं का दोहराव नहीं होता। एक ही उद्देश्य के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो रुक जाते हैं, क्योंकि हर साल योजनाओं का मूल्यांकन होता है और उसके बाद ही नया बजट बनाया जाता है। जैसे हम भारत की अगर बात करें तो भारत में बहुत सारी योजनाएं एक ही उद्देश्य के लिए चल रही, जैसे शिक्षा के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, गरीबी निवारण के लिए, रोजगार देने के लिए। तो सरकार द्वारा चलाई जा रही इन तमाम योजनाओं के लिए हर साल निरंतर बजट जाता है, लेकिन एक ही उद्देश्य के लिए। तो इनमें तो एक तो ओवरलैपिंग हो जाती है,
योजनाएं ठीक प्रकार से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती, इन योजनाओं का लेखांकन नहीं हो पाता, इनकी परफॉर्मेंस नहीं पता चल जाती, और सबसे बड़ी बात है इनमें सरकारी धन का दुरुपयोग होता है। इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि हर साल जो योजनाएं हैं उनका मूल्यांकन किया जाए और उन्हें अगले साल नए तरीके से लागू किया जाए। लेकिन इसकी समस्या क्या है कि ये ZBB जो है ये वार्षिक योजनाओं के लिए सही रहता है, लेकिन दीर्घकालीन योजनाओं के लिए इसे अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि दीर्घकालीन योजनाओं में हर साल उन योजनाओं के लिए निरंतर बजट के माध्यम से पैसे दिए जाते हैं, इन्हें हर साल इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कुछ संदर्भों में ये अच्छा है लेकिन सभी के लिए अच्छा नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा आज के इस एपिसोड में। जितने भी फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सब क्वेश्चन हैं आपके, और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप इस वीडियो को कई बार देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर आज के एपिसोड से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण नीति आयोग, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, RBI, वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग, इनमें से किससे संबंधित है? तो अब बहुत आसान हो गया इतना समझने के बाद, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये बजट का ही पार्ट है, और जब बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में तो जो सबसे पहला काम, जो पहले दिन का काम होता है वो इस आर्थिक सर्वेक्षण से ही शुरू होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में ये जो पूरा ब्यौरा दिया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण का, इसमें पिछले यानी कि गत वर्ष में सरकार द्वारा किए गए आय और व्यय का पूरा लेखा जोखा दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये बजट का भाग है, और बजट राजकोषीय नीति का भाग है, और ये सब वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। नीति आयोग जो है ये देश के आर्थिक विकास की नीतियां या योजनाएं तैयार करता है। RBI देश की मुद्रा व्यवस्था या वित्तीय व्यवस्था को संभालता है, और वित्त मंत्रालय का संबंध बजट या राजकोषीय नीति से है। तो ये कुल मिलाकर के आपका इसका वित्त मंत्रालय से संबंध स्थापित हो गया। राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग और व्यय विभाग, इनमें से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? पूछा गया है कि जो वित्त मंत्रालय के तमाम विभाग हैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग आते हैं वे सभी विभाग, इनमें से कौन सा वो विभाग है जो कि केंद्रीय बजट की तैयारी करता है और उसे संसद में प्रस्तुत कराता है? इसका उत्तर है वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग जो है यह बजट संबंधी सारी तैयारियां करता है। भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू हुआ? अभी हमने बजट के स्वरूप आपको बताए थे, उनमें से एक बजट क्या है? जेंडर बजटिंग। अभी हम बात करेंगे। तो ये जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया? यह संघीय या केंद्रीय स्तर पर 2005-6 में पहली बार शुरू किया गया था। जेंडर बजट क्या होता है? जहां जेंडर बजटिंग की बात आ जाए, समझ जाओ कि ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाला बजट होता है। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, पिंक बजट भी कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पिंक बजट का मतलब है ऐसा बजट जो महिलाओं को ज्यादा प्राथमिकता देता है। जैसे कोई भी बजट हो, अगर उसमें ऐसी योजनाएं ज्यादा हो जो महिलाओं के विकास से संबंधित है, जैसे उज्ज्वला योजना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या कोई भी ऐसी योजना जैसे जननी योजना, जैसे वंदे मातरम योजना, महिलाओं के विकास से संबंधित, महिलाओं के सशक्तिकरण यानी कि महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए जब सरकार बजट में ज्यादा पैसे खर्च करने का प्रावधान करती है तो ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? जेंडर बजट कहते हैं। और भारत में यह कार्य 2005-6 के बजट से शुरू किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार ने 2005-6 से महिलाओं के विकास पर खर्च करना शुरू किया, ज्यादा खर्च करना शुरू किया। इससे पहले सरकार इतना खर्च नहीं करती थी महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण पर जितना कि 2005 से शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ एवं लाभांश तथा अल्प बचत, इनमें से
कौन सा एक केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका, ये वाला फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है और टोटली कॉन्सेप्चुअल है। ये बजट के वर्गीकरण का टॉपिक है, बजट का जो वर्गीकरण किया जाता है उससे रिलेटेड है ये आपका, कि जो सरकार की जो आय के स्रोत हैं तो उनमें जो सरकार को ब्याज मिलता है, सरकार को टैक्स से जो पैसा मिलता है, सरकारी विभागों से जो सरकार को इनकम होती है, और जो सरकारी उपक्रम है, पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, इनसे जो लाभ या लाभांश मिलता है, तो ये सारे नाम जो मैंने अभी लिए, ये सब सरकार की वास्तविक आय होती है। और वास्तविक आय हमेशा किस में जमा की जाती है? राजस्व खाते में जमा की जाती है। यहां वास्तविक आय से मतलब क्या है? इस आय से सरकार की भविष्य की देनदारियों में कोई वृद्धि नहीं होती, मतलब सरकार को यह पैसा वापस नहीं करना है। लेकिन इसमें ये जो अल्प बचत है, ये जो बचत है, लाभांश और अल्प बचत, इसमें उपक्रमों से प्राप्त लाभ तथा लाभांश, ठीक है, तो लाभांश इसमें नहीं होगा, ये थोड़ा सा हटा दें यहां पर, लाभांश इसमें नहीं होगा। ये जो अल्प बचत वाला पार्ट है ये सरकार की राजस्व खाते में नहीं आता, ये कहां पर आएगा? पूंजी खाते में आएगा, क्योंकि बचत वह धन है जिसे सरकार को लौटाना पड़ेगा। यह सरकार की लोक लेखा प्राप्तियां हैं, न कि राजस्व प्राप्तियां। चलो ये से छोटा सा एक चार्ट से हम समझ लेते हैं। जैसे सरकार का जो बजट है, हमने आपको बताया कि बजट के दो भाग होते हैं, एक होती है सरकार की आय वाला भाग और दूसरा होता है सरकार का व्यय वाला भाग। तो इसे दो हिस्से में बांटा गया है, एक है राजस्व खाता या राजस्व आय और दूसरा है पूंजी खाता या पूंजी आय, ठीक है। ये पूंजी खाते की आय है और ये राजस्व खाते की आय है। ऐसे ही व्यय भी दो प्रकार का होता है सरकार का, कौन कौन सा? सेम यही होगा, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय या पूंजी खाते का व्यय। इनमें अंतर कैसे हम कर सकते हैं? जिससे सरकार को होने वाली ऐसी सभी आय जो कि सरकार की भविष्य की देनदारियों को नहीं बढ़ाती, वह सरकार की राजस्व खाते की आय होती है। जैसे कि सरकार को टैक्स से जो आय मिलती है, सरकार जो भी टैक्स लगाती है उससे जो भी इनकम होती है सरकार को, इसे सरकार को लौटाना नहीं है, सरकार की वास्तविक आय है। इसके अलावा सरकार को जो ब्याज मिलता है, ठीक है, जैसे सरकार ने किसी को कर्ज दिया है तो उससे जो ब्याज मिलेगा वो भी सरकार की वास्तविक आय है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग हैं, इन विभागों से जो सरकार को आय होती है, इसके अलावा जो लोक उपक्रम हैं, जो सरकारी उद्योग हैं, उनसे सरकार को जो आय होती है, ये सब ऐसी इनकम है जिसे सरकार को कभी लौटाना नहीं है। लेकिन पूंजी खाते की आय सरकार की भविष्य की देनदारियों को बढ़ाती है। जैसे सरकार ने किसी से ऋण लिया है तो लौटाना पड़ेगा और इस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सरकार के साथ किसी ने निवेश किया है तो ये भी सरकार को या कभी ना कभी वो निवेश वापस जा सकता है। इसके अलावा लोक लेखा प्राप्तियां, ये इसको ध्यान से समझना, लोक लेखा प्राप्तियां क्या होती हैं? लोक लेखा प्राप्तियां वे होती हैं जिनमें सरकार को जनता का धन बचत के रूप में प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए नेशनल पेंशन स्कीम है, एनपीएस है। इसके अलावा जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस की जमाएं हैं, इन सब में, इसके अलावा हमारे जो प्रोविडेंट फंड हैं, जो भविष्य निधियां हैं या पीपीएफ है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इनके माध्यम से हम और आप अपना पैसा सरकार के पास जमा करते हैं। तो सरकार को जनता से जो पैसा मिल रहा है जमाओं के माध्यम से, वे सब सरकार की कैसी प्राप्तियां हैं? लोक लेखा प्राप्तियां हैं। ये पूंजी खाते की प्राप्तियां हैं, क्योंकि सरकार को यह जनता का पैसा कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। जब ये समय पूरा हो जाएगा तो सरकार जनता का पैसा जनता को लौटाएगी, लेकिन ये वाला पैसा सरकार कभी नहीं लौटाएगी। तो इस इतनी बड़ी कहानी को याद न रख करके सीधे सीधे दो बातें याद रख लिए जाएं।
कि सरकार को प्राप्त होने वाली ऐसी समस्त आय जिसे सरकार कभी वापस नहीं करती वो राजस्व खाते की आय होती है, और ऐसे समस्त व्यय जो कि सरकार को कभी वापस नहीं मिलते वे राजस्व बजट का व्यय होता है। लेकिन ऐसे आय और व्यय जो कि वास्तविक नहीं होते, यानी कि जब सरकार को ऐसी इनकम होती है जो वापस करनी पड़ती है और ऐसे व्यय होते हैं जो वापस मिल जाते हैं, तो इनको हम पूंजी खाते में रखते हैं। जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप रट नहीं सकते, क्योंकि इतने फैक्ट होते हैं इसमें कि आप परेशान हो जाएंगे। मुख्य बात याद रखेंगे, जैसे अगर हम इस तरह का मान लीजिए प्रश्न हमारे सामने आए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सीधी सी बात है कि ब्याज जो है सरकार को मिला है इसे कभी नहीं लौटाना पड़ेगा, तो ये राजस्व खाते में चला गया। टैक्स सरकार को कभी नहीं लौटाना है, ये भी राजस्व खाते में चला गया। सरकारी विभागों से प्राप्त होने वाली आय भी सरकार की वास्तविक आय है, ये भी कभी वापस नहीं करनी, तो राजस्व आय में जाएगी। सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त होने वाले लाभ और लाभांश, जैसे कोई सरकारी कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो सरकार का ही तो प्रॉफिट है, ये भी नहीं लौटाना है। लेकिन ये जो बचत है, जनता ने जो पैसा बचा बचा के सरकार के पास इकट्ठा किया है, यह तो सरकार को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जनता का प्राप्त है, ये सरकार की लोक लेखा प्राप्तियां हैं, तो इनको राजस्व खाते में जमा नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको कहां जमा किया जाएगा? ये पूंजी खाते में जमा होंगे, क्योंकि लोक लेखा प्राप्तियां पूंजी खाते के अंतर्गत जाती हैं, ना कि राजस्व खाते में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और ये इस तरह के बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं, चाहे वो आईएएस का हो या पीसीएस का हो। अगर आप लोग और डिटेल्स में जानना चाहते हैं, जो जितने भी विषय यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो आप फोन नंबर दिया हुआ है, उस पर आराम से डिस्कस कर सकते हैं। भारत में संघीय बजटों में योजना व्यय, भारत में संघीय बजट में योजना व्यय, गैर योजना व्यय, आगम या रेवेन्यू व्यय और पूंजी व्यय, इनमें से कौन सी रकम सबसे अधिक होती है? जैसे जो कि आपका राजस्व व्यय होता है, उसमें भी दो हिस्से होते हैं, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। आगम का मतलब होता है राजस्व व्यय। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सी रकम सबसे ज्यादा होती है, कौन सा व्यय सबसे ज्यादा होता है? तो ये जो राजस्व व्यय होता है सरकार का, ये सबसे ज्यादा होता है, और राजस्व व्यय में ये योजना और गैर योजनागत व्यय अपने आप आ जाते हैं। ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसा फैक्ट बनाया गया है। जो राजस्व व्यय होता है ये दो हिस्से में ही बटा होता है, एक होता है योजनागत व्यय और दूसरा होता है गैर योजनागत व्यय, और ये सरकार द्वारा किए जाने वाले जो बजट है, बजट का जो व्यय है उसका सबसे बड़ा भाग होता है राजस्व बजट के रूप में। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था आर्थिक विकास, सार्वजनिक ऋण का भुगतान शेष का समायोजन और विदेशी ऋण को कम करने में किसके लिए साधनों को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? पूछा गया है कि जो घाटे की वित्तीय व्यवस्था है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या होती है? जब सरकार के बजट में व्यय अधिक हो जाए और इनकम कम हो, यानी कि खर्चे ज्यादा हो और आमदनी कम हो, ऐसी संदर्भ में सरकार जो वित्त की व्यवस्था, धन का प्रबंधन करती है, उसे कहते हैं घाटे की वित्तीय व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन या डेफिसिट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट मैनेजमेंट। और इस डेफिसिट मैनेजमेंट में सरकार कभी ऋण के द्वारा तो कभी नई करेंसी छाप करके इस घाटे को पूरा करती है। तो यहां पर यह पूछा गया है कि सरकार ऐसा क्यों करती है, सरकार के घाटे क्यों बढ़ जाते हैं और सरकार इतना ज्यादा खर्च क्यों करती है कि उसे वित्त का प्रबंधन करना पड़ता है? तो जाहिर सी बात है कि सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था करती है, क्योंकि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार का घाटा हर साल बढ़ जाता है, और इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को हर साल घाटे की वित्तीय व्यवस्था करनी पड़ती है। फिर से हम पिछले वाले फैक्ट पर जाएंगे कि पूरी दुनिया में घाटे की वित्तीय व्यवस्था का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? 1929 में अमेरिका ने किया था, और यह किसके द्वारा किया गया, सुझाव दिया गया था? यह कीन्स के द्वारा दिया गया सुझाव था। मंदी से बाहर निकलने के लिए अमेरिका की सरकार ने दुनिया में सबसे पहले घाटे की वित्तीय व्यवस्था का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसलिए यह सबसे सही है।
संघीय सरकार के बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति कर राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति कर आगम, घरेलू उधार, विदेशी उधार और कागजी मुद्रा छापकर इनमें से किसकी की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। पूछा गया है कि जब केंद्र सरकार को बजट में घाटा होता है या राजकोषीय घाटा, बजट का सबसे बड़ा घाटा कौन सा है? राजकोषीय घाटा। बजट के घाटे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, जैसे राजस्व घाटा, पूंजी घाटा, बजटीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। तो ये राजकोषीय घाटा जो है ये सबसे बड़ा घाटा होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि सरकार जो है इस राजकोषीय घाटे का एक बड़ा हिस्सा कैसे पूरा करती है, कैसे पूरा करती है? पूर्ति कर आगम के द्वारा, ठीक है, घरेलू उधारियों के द्वारा, विदेशी उधारियों के द्वारा या कागजी मुद्रा को छाप कर करती है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें सरकार सबसे पहले वही उपाय करेगी जो कि सही होगा और आसान होगा, तो घरेलू उधारियों से करती है। और घरेलू उधारियों को कौन देता है सरकार को? आरबीआई, ठीक है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सरकार का भी बैंक होता है। तो जब सरकार के राजकोषीय घाटे बहुत बढ़ जाते हैं तो सरकार क्या करती है? आंतरिक उधारियां या आंतरिक ऋण लेती है, और इसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है? आरबीआई। लेकिन जब इससे भी घाटा पूरा नहीं होता तो विदेशी उधारियां लेती है, जैसे विश्व बैंक से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और जब इससे भी पूरा नहीं होता तब अंतिम विकल्प के रूप में सरकार कागजी मुद्रा छपवाती है आरबीआई से और नए नोट छाप करके इस घाटे को पूरा करती है। और यह जो नई मुद्रा छाप करके घाटा पूरा किया जाता है ये बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि इससे भविष्य में मुद्रास्फीति या महंगाई बढ़ने का डर या खतरा पैदा हो जाता है। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट वर्ष 2010-11, 11-12, 2009-10 और 2012-13 इनमें से कौन से बजट में पेश किया गया था? और आपका उत्तर है 2011-12 में प्रभावी राजस्व घाटा पहली बार शामिल किया गया था। अब वर्तमान में नहीं है, कुछ समय के लिए किया गया था। क्या है ये प्रभावी राजस्व घाटा? राजस्व घाटा अगर आप जानते हैं तो प्रभावी राजस्व घाटा समझ जाएंगे। थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि इसकी बहुत डिटेल्स हैं जो यहाँ बताना संभव नहीं है। प्रभावी राजस्व घाटे के बारे में जो बजट के जो दो भाग, अब अलग तरीके से दो भाग हम बता रहे हैं। बजट में दो खाते होते हैं, एक होता है राजस्व खाता, ठीक है, राजस्व खाता, और दूसरा होता है पूंजी खाता। तो राजस्व खाते में क्या होता है? राजस्व खाते में सरकार की वास्तविक आय और वास्तविक व्यय होते हैं, लेकिन पूंजी खाते में सरकार के ऐसे आय व्यय होते हैं जो वास्तविक नहीं होते। वास्तविक अवास्तविक का मतलब हमने बता दिया। ऐसी आय जो सरकार में सरकार की भविष्य की लायबिलिटीज या देनदारियों को नहीं बढ़ाता वो राजस्व आय है, और जो देनदारियों को बढ़ाती है वो पूंजी आय है। तो उसी प्रकार से व्यय भी जो सरकार की भविष्य की देनदारियों को बढ़ाते हैं वे पूंजी खाते के व्यय हैं, और जो देनदारियों को नहीं बढ़ाते वे राजस्व खाते के व्यय हैं। अब यहाँ पर ये जो राजस्व खाते के आय और व्यय हैं तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो राजस्व खाते का घाटा कहलाएगा। अगर इसमें आय कम है और व्यय ज्यादा है, अगर राजस्व खाते में आय कम है और व्यय ज्यादा है तो घाटा हुआ। कौन सा घाटा हुआ? ये राजस्व घाटा, ये राजस्व घाटा हुआ। लेकिन इसमें प्रभावी शब्द जुड़ा हुआ है, उसका मतलब भी समझ लीजिए। जैसे सरकार का जो राजस्व घाटा सपोज दैट 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए सरकार का राजस्व घाटा है, तो केंद्र सरकार यह बताती है कि उसने राज्यों को विकास के लिए कितना अनुदान दिया है। मान लीजिए केंद्र सरकार का 100 रुपए का घाटा हुआ, लेकिन इसी साल केंद्र सरकार ने राज्यों को 20 रुपए दिए अनुदान के रूप में, ताकि ये राज्य अपना विकास कर सकें, सड़क बना सकें, शिक्षा का विकास कर सकें। तो सरकार बताएगी, इस बजट में केंद्र सरकार बताएगी कि ये जो 20 रुपए हैं ये 20 रुपए राज्यों को दिए गए जो कि इस घाटे में शामिल हो गए। अगर राज्यों को 20 रुपया अनुदान न दिया जाता तो घाटा कितना होता? 80 रुपए होता। तो कुल राजस्व घाटे में से राज्यों को दिए जाने वाले विकासात्मक अनुदानों को निकाल देने के बाद जो बचता है वह होता है प्रभावी राजस्व घाटा।
प्रभावी राजस्व घाटा, और प्रभावी राजस्व घाटा सदैव ही राजस्व घाटे से कम होता है, क्योंकि इस राजस्व घाटे में से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान को निकाल देने के बाद प्रभावी राजस्व घाटा बचता है, या हम ये कहें कि वास्तविक राजस्व घाटा बचता है। यह कार्य सबसे पहले किस बजट में किया गया था? यह कार्य सबसे पहले 2011-12 के बजट में किया गया था। इससे यह पता चल पाया कि अगर केंद्र सरकार राज्यों को यह अनुदान ना देती तो वास्तव में उसका घाटा कितना होता। भारतीय केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान घटाने पर कौन सा घाटा प्राप्त होता है? तो वह होता है प्राथमिक घाटा। यानी कि जैसे अभी हमने जो बताया प्रभावी राजस्व घाटा, ऐसे ही प्राथमिक घाटे का एक तरीका क्या है कि मान लीजिए सरकार का कुल घाटा जो है 100 रुपए का है और सरकार ने इसी साल ब्याज पर 10 रुपए खर्च किए हैं, तो इस 100 रुपए में से 10 रुपए निकाल देने के बाद 90 रुपए बचते हैं, जो सरकार का क्या होगा? प्राथमिक घाटा। इस प्राथमिक घाटा से पता चलता है कि अगर सरकार ने ब्याज न दिया होता तो कितना घाटा होता, और प्रभावी राजस्व घाटे से पता चला कि अगर सरकार ने राज्यों को अनुदान न दिया होता तो कितना घाटा होता। तो वास्तव में ये एक्चुअल घाटे को प्राप्त करने के कुछ तरीके हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBMA भारत में कब पारित किया गया था? तो ये 2003 में पारित किया गया। क्या है ये FRBMA? ये राज्यों को या सरकार को ज्यादा खर्चा करने से रोकने के लिए बनाया गया है, ताकि जो बजट है वो घाटा कम से कम हो। यानी कि बजट में होने वाले घाटे को नियंत्रित करने के लिए और सरकार के वित्तीय और राजकोषीय उत्तरदायित्व को स्पष्ट करने के लिए, बजट को मैनेज करने के लिए संसद ने ये कानून बनाया 2003 में, और इसके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि घाटा कम से कम हो, सरकार अपनी आय और व्यय के बीच में एक प्रबंधन बना के रखे। यदि सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को सकल प्राथमिक घाटा, बजटीय घाटा, मौद्रिकृत घाटा और राजस्व घाटे में से क्या कहा जाएगा? अभी देखिए इसी प्रश्न को अलग तरीके से आपके सामने लाया गया था। अभी पूछा गया था कि राजस्व घाटे में से ब्याज निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा। अब पूछा जा रहा है कि राजकोषीय घाटे में से, तो चाहे राजस्व घाटे में से ब्याज निकाल दें तो प्राथमिक घाटा बचेगा, और सकल राजकोषीय घाटे में से ब्याज निकाल दें तो सकल प्राथमिक घाटा बचेगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम इसका कॉन्सेप्ट है। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम राजकोषीय घाटा एवं राजस्व घाटा किससे संबंधित है? ऑब्वियसली बात है, दोनों से संबंधित है, क्योंकि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का एक हिस्सा है, ये अलग से कुछ नहीं है। राजस्व घाटे को मिलाकर के, पूंजी घाटे को मिलाकर के और सरकार द्वारा किए गए अन्य सभी व्यय को मिलाकर के ही राजकोषीय घाटा बनता है। ये सबसे बड़ा घाटा है और राजस्व घाटा इसके अंतर्गत ही आता है। तो इन दोनों प्रकार के घाटे को मैनेज करने के लिए, प्रबंधित करने के लिए ये FRBMA पारित किया गया है। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इस दोनों के लिए है। लास्ट है हमारा, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ विल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया? ठीक है, तो ये 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। कुल मिलाकर के ये हमारे बजट से संबंधित, राजकोषीय नीति से संबंधित अति महत्वपूर्ण फैक्ट थे। और आज का एपिसोड इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जितने भी एग्जाम आप देंगे आगे, उनमें ये जो हमारी राजकोषीय नीति या जो बजट से संबंधित टॉपिक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं। हम आपके लिए जब बजट आ जाएगा तो करंट बजट के टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे, पूरा बजट आपको बताया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे प्रीलिम्स के लिए। तो तब तक के लिए जो हमारी बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमी है, इसके ये जो फैक्ट है इनको आप रिवाइज करते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ये कितना, आपको इसका बेनिफिट मिल रहा है और आप किस तरह के कंटेंट अपने लिए चाहते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि हम किस तरह के कंटेंट आपके लिए तैयार करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको एग्जाम में इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।